तो स्टूडेंट्स वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम RIMC के सैम्पल पेपर्स करेंगे एंड क्वेश्चंस वो करेंगे जो जनरल साइंस के आपके आते हैं। एंड स्टूडेंट्स आपका जीके के सेक्शन में ही जनरल साइंस का सेक्शन इंक्लूडेड है। आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं जीके में, जिसमें आपकी रीजनिंग, जीके और जनरल साइंस तीनों इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फिर हम। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज रिलेटेड टू A part energy, B speed, C distance, D intensity. यथार्थ, यथार्थ, what is the answer? Distance. Yes, right. It is the distance. Students, I have told you that light year, in a light year क्या था? It is the distance from the sun and the earth. sun और earth के distance को measure करने के लिए हमने एक यूनिट करी थी स्टडी. दैट यूनिट इज नोन एज लाइट ईयर. एंड वो लाइट ईयर आपका क्या करते हैं, हम डिस्टेंस में मेजर करते हैं. तो इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस. ओके. So our next question is, which of the following is an airborne disease? इसमें से कौन सी डिसीज आपकी एयरबोर्न है? मीजल्स, बी टाइफाइड, सी पिंक आई, डी नन ऑफ दीज. A. Measles. वेरी गुड, ए मीजल्स. ए मीजल्स आपके कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? Anybody knows? It is from, no, measles is from virus. Virus. ये वायरस से आपके मीजल्स होता है और ये एयरबोर्न डिसीज है. एयर के थ्रू आपकी ट्रेवल करती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. टाइफाइड आपका स्टूडेंट्स बैक्टीरिया से होता है और ये वाटरबोर्न डिसीज है जो वाटर के थ्रू फैलती है. पिंक आई इज नथिंग, इट इज नॉट फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज जस्ट एन इन्फेक्शियस डिसीज. एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस. एंड स्टूडेंट्स जो पिक्चर आपको शो करेगी है ये मीजल्स की है. इस तरह से मीजल्स पे बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं एंड इट इज एन एयरबोर्न डिसीज. सो मूविंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन. Our third question is, fish liver oil, milk, egg yolk are the sources of which vitamin? A. Vitamin A, B. Vitamin B2, C. Vitamin D, and D. Vitamin C. Vitamin A. Right. Vitamin A. It is the sources of vitamin A. And students, vitamin B2 किसके sources हैं? Green vegetables में vitamin B2 होता है, milk में, meat में और egg में होता है. विटामिन डी आपका सनलाइट में, बटर में और आपके मिल्क में होता है. एंड विटामिन सी स्टूडेंट्स आपका जितने सिट्रस फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंजेस है, कीवी है, टमाटो है, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट हैं उन सब में आपका विटामिन सी प्रेजेंट होता है. देन मूविंग टू स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एवरीबडी हैव क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What will be the change occur when iron is get rusted? जब आयरन को रेस्ट लगती है तो क्या चेंज उसमें आता है? उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, उसका वेट डिक्रीज हो जाता है, या कोई भी चेंज नहीं होता, या नन ऑफ द अबव? Its weight increase. यस, इट वेट इज इंक्रीज. जब आयरन को रस लगती है तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है. अब स्टूडेंट्स वो इंक्रीज कैसे हो जाता है? सी द पिक्चर. Here I have shown you, it is a piece of iron. This is a piece of iron. रस्ट कैसे लगती है? जब आयरन के साथ ऑक्सीजन और आपका वाटर कंबाइन करता है तो आपका फॉर्मूला बनता है Fe2O3.2H2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. तो स्टूडेंट्स पहले आपका सिर्फ आयरन था, रस्ट लगने के बाद उस आयरन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी ऐड हो गए. तो कोई चीज जब किसी के साथ ऐड हो गई तो स्टूडेंट्स आपका वेट बढ़ेगा. तो जब रस्ट लगती है आयरन को तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है. सो एवरीबडी क्लियर विद दिस? सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which planet is known as, question number 5, which planet is known as morning star or evening star? A Mars, B Jupiter, C Venus, wait, D Mercury. Bhavishya, tell me the answer. Which planet? Venus. Yes, Venus. Venus is called as the morning star or evening star. And you know that it is the most brightest planet.
इसे बहुत ब्राइटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं, इस वजह से ये सनराइज से पहले और सनसेट के बाद बिल्कुल स्टार की तरह शाइन करता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. एंड स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसकी जो मूवमेंट होती है वो प्लैनेट्स की तरह नहीं होती, ये स्टार्स की तरह ही ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है. वीनस आपका स्टार्स की तरह ही इसकी मूवमेंट होती है. देन क्वेश्चन नंबर 6. tilting of earth is responsible for A. change of days, B. change of sun rays, C. change of season, D. none of these. Nancy. C. yes, right answer C. अगर आपका जो टिल्ट होती है अर्थ, उसकी वजह से आपके सीजन्स में चेंज आता है. जैसे स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर में नीचे शो किया गया है अर्थ अपनी एक्सिस पे. देखो ये जो सीधी लाइन आ रही है बीच में, ये अर्थ की एक्सिस है. तो अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे टिल्ट हुई है स्टूडेंट्स. टिल्ट होने की वजह से वो जब वो घूमती है तो सन की सरफेस की तरफ जो पड़ता है वहां आपकी समर हो जाती है, और जो सन से ऑपोजिट पड़ता है वहां विंटर हो जाती है. तो उस तरह से आपका देखो सीजन में चेंज, मार्च में आके थोड़ी सी ठंड होगी, उसके बाद मार्च से दिसंबर तक कवर्ड है, फिर उसके बाद फिर से गर्मी होनी शुरू हो जाएगी. एंड दिस इज ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. दैट इज पेनिसिलिनियम. पेनिसिलिनियम किसका एग्जांपल था? इट इज एन algae, बी फंगल, सी बैक्टीरिया एंड डी इज यीस्ट. पेनिसिलिनियम किसका एग्जांपल था? Advish, you have raised your hand. Tell me the answer. Ma'am, fungi. Fungal. Yes, पेनिसिलिनियम इज एन एग्जांपल ऑफ फंगल. मैंने आपको पिक्चर शो किया है पेनिसिलिनियम के नीचे, ये क्या है? एक फंगल है. स्टूडेंट्स, अलगाए का एग्जांपल क्या था? अलगाए के मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए थे, स्पायरोगायरा एंड क्लेमेंडोस. ये आपके अलगाए के एग्जांपल से. उसके बाद जीस्ट भी एक फंगल है. बैक्टीरिया आपका पेनिसिलिनियम नहीं होता, तो पेनिसिलिनियम इज योर फंगल. ये फंगस है एक. सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following organism undergoes anaerobic respiration? A. yeast, B. leech, C. amoeba and D. fish. कौन इसमें से anaerobic respiration करता है? Yes, Aditya. Tell me the answer. Aditya, tell me the answer. Ma'am, yeast. A. Yes, A. right answer. Very good. Yeast is does the anaerobic respiration. I have told you that anaerobic respiration is that respiration which take place in the absence of oxygen. जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपकी रेस्पिरेशन होती है, that respiration is anaerobic respiration. और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है वो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. तो स्टूडेंट्स, जो ये लीच है एंड आपका जो अमीबा है और फिश है, ये सारे के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में. तो और आपका यीस्ट क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट क्या करता है? अल्कोहल बना देता है. हमने पढ़ा था ना कि यीस्ट क्या करता है? अल्कोहल बनाता है. अल्कोहल कब बनती है? जब उसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. जब रेस्पिरेशन आपकी जो है वो बिना ऑक्सीजन की होती है तो अल्कोहल बनता है और साथ में आपकी एनर्जी रिलीज होती है. Then moving to our next question, question number 9. Magnesium hydroxide is found in magnesium hydroxide. Students, क्या होता है? That is your MgOH twice. Magnesium hydroxide. ये किसका फॉर्मूला होता है? किसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? A is milk of magnesia, B is magnesium chloride, C is magnesium ribbon and D is none of the above. Ma'am, A. Milk of magnesia. Yes, right. Magnesium hydroxide is present in milk of magnesia. Milk of magnesia को ही हम students magnesium hydroxide भी बोलते हैं. And it is also an antacid which is used to prevent the acidity. बाकी स्टूडेंट्स, आगे जो मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम रिबन है वो आपके सेपरेट कंपाउंड है. All of you please off your mics. Then move to our next question. Please pay attention here. It is very important. Which of the following is mixed up for making the steel which can resist temperature and which has high level of hardness and anti-friction resistivity? A. aluminium, B. nickel, C. chromium and D. tungsten.
स्टील को बनाने के लिए कौन से कंपाउंड्स को मिक्स किया जाता है कि जिससे स्टील में हार्डनेस आ जाए और एंटी फ्रिक्शन, मतलब आपका फ्रिक्शन ना करे वो स्टील आपका जहां भी आप रखो फ्लेम के ऊपर, तो ऐसी कौन सी सब्सटेंस स्टील में डालते हैं जो उसको हार्ड बना रही है और एंटी फ्रिक्शन रेजिस्टिविटी कर रही है उसको? इट इज क्रोमियम। यस मैम, क्रोमियम। अब स्टूडेंट्स कैसे, देखो स्टील कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं आयरन में स्टूडेंट्स आयरन को Fe से डोनेट करते हैं, आयरन में थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम कार्बन मिलाते हैं और साथ में हम थोड़ा सा आपका निकल मिलाते हैं और थोड़ा सा आपका क्रोमियम मिलाते हैं और थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपका मैंगनीज मिलाते हैं। तो अब आपका स्टेनलेस स्टील, निकल भी तो मिलता है मैम। हाँ मैं वही बता रही हूँ आपको, आयरन, कार्बन और थोड़ी सी अमाउंट निकल, क्रोमियम एंड मैंगनीज की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन से, निकल एंड क्रोमियम, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि स्टेनलेस स्टील में क्या पड़ता है। दे हैव आस्क्ड यू विच मेक इट हाई, जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करे और जो इसको एंटी फ्रिक्शन से बचाए, वो कौन है? वो स्टूडेंट्स क्रोमियम है। क्रोमियम हम इसीलिए स्टेनलेस स्टील में डालते हैं ताकि हमारा स्टेनलेस स्टील हार्ड हो जाए एंड उसमें क्या हो, फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन ना आए, तो उसके लिए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का यूज किया जाता है। निकल भी पड़ता है पर निकल का ये यूज नहीं है स्टेनलेस स्टील में। सो एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अ फिजिकल चेंज? इसमें से कहाँ फिजिकल चेंज हो रहा है? ए ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी सब्लिमेशन, डी डीकम्पोजिशन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन। आपका केमिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनती है, फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती। अब ऑक्सीडेशन मीन्स किसी के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करना, जैसे मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं। रिडक्शन क्या होता है? किसी चीज को रिड्यूस कर देना, तोड़ देना। अब मैं इसी रिएक्शन को ऑपोजिट ले लूं, अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को तोड़ दूं, अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को तोड़ दूं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, तो एक न्यू सब्सटेंस मिल रही है मुझे, मतलब मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम मिल गया, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम। सो इट इज रिडक्शन इज आल्सो अ केमिकल चेंज। एंड स्टूडेंट्स व्हाट इज डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन स्टूडेंट होता है किसी कंपाउंड को तोड़ के कोई न्यू चीज बनाना। जैसे मैं लिख रही हूँ एक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, मतलब इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है और ये टूट के क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो स्टूडेंट ये तो न्यू सब्सटेंसेस बन रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, सो इट इज आल्सो अ केमिकल चेंज। बट स्टूडेंट सब्लिमेशन क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाते हैं। किसी चीज को सॉलिड से गैस बना दो, डायरेक्ट लिक्विड में जाए बिना, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बर्फ अगर आप रखते हो गरम गरम, तो आइस में से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा होता है। वो धुआं क्या होता है स्टूडेंट्स? वेपर्स होते हैं, सॉलिड से सीधा आपकी गैस में बन रही है एंड उसी वेपर्स को आप ठंडा करके, कूलिंग करके वापस से लिक्विड स्टेट में ला सकते हो और लिक्विड को वापस से फ्रीज करके फिर से आप स्टूडेंट्स बना सकते हो, बर्फ बना सकते हो, आइस बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर सब्लिमेशन एंड इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। ये रिवर्सिबल है, इसको चेंज भी कर सकते हैं और कोई न्यू सब्सटेंस भी नहीं बनी, वही ओल्ड है। तो दिस इज योर सब्लिमेशन एंड इट इज योर फिजिकल चेंज। तो स्टूडेंट सब्लिमेशन आपका फिजिकल चेंज है जिसमें हमारी न्यू सब्सटेंस नहीं बनती, हम सिर्फ सॉलिड से गैस में जाते हैं, गैस से लिक्विड में जाते हैं। नेक्स्ट मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 12, द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ए क्रोमियम, ओनली यूज योर हैंड्स, बी टंगस्टन, सी डायमंड एंड डी सिल्वर। टंगस्टन, it looks like this and it is very hard and just like a silvery black substance. So students, tungsten is the highest metal. Next student, moving to our question number 13, water holding capacity is highest in loamy soil, B clayey soil, C sandy soil and D soil containing gravel. Yatharth, tell me the clay answer. soil. Yes, clay soil. Students, Ma'am, B. Yes, right answer. Clay soil is the right answer. So students, you know that
जिस सॉइल में सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनकी वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसमें बड़े पार्टिकल्स होंगे उसमें स्पेसिस आ जाते हैं, और स्पेसिस की वजह से आपके क्या होते हैं, आपका पानी रिटेन होके नहीं रह पाता, और वो आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपका जो है स्पेस में से पास आउट हो जाता है। तो स्टूडेंट सैंडी सॉइल मैंने आपको शो किया पिक्चर में, इसमें सबसे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, स्पेसिस होंगी, पानी रिटेन नहीं हो सकता। आपका जो स्टूडेंट्स लोमी सॉइल होता है, उसमें भी सैंड, बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स दोनों मिक्स हैं। इसकी कैपेसिटी है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट कैपेसिटी क्लेई सॉइल, जिसमें आपके सबसे फाइन पार्टिकल्स हैं और वो सबसे ज्यादा पानी को रिटेन करके रख सकती है। नेक्स्ट, मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 14. Muscle cramps occurs due to the accumulation of A. lactic acid, B. acetic acid, C. alcohol and D is malic acid. तो बेटा आपके मसल क्रैम्प्स कब होते हैं? जब ह्यूमन बींग्स फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो उनका क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज में हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के करते हैं, और जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एंड वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है और हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं, मसल पेन्स होने लग जाती है मसल्स में। और उससे रिलीफ कैसे मिलता है? या तो हम हॉट वाटर बाथ लें या फिर हम हॉट मसाज ले लें, तो उसे हमें रिलीफ मिल जाता है। देन स्टूडेंट्स, मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अ केमिकल चेंज ऑन हीटिंग? किसमें केमिकल चेंज आएगा हीट करने पे? ए. सोडियम क्लोराइड, बी. सिलिका, सी. लेड नाइट्रेट एंड डी. प्लेटिनम. किसको हीट करूंगी तो केमिकल चेंज होगा, मतलब न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पूछ रहे हैं हीट करने पे कौन सा केमिकल चेंज होगा। सोडियम क्लोराइड इज NaCl। स्टूडेंट, NaCl को जब हम हीट करते हैं तो वो NaCl ही रहता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होती। सेम एज सिलिका, सिलिका को भी हीट करने पे आपकी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगी, सिलिका ही होगा। प्लैटिनम को जब हम हीट करते हैं तो प्लैटिनम को हीट करने पे सिर्फ ग्लो आ जाता है, बाकी चेंज कुछ नहीं होता, न्यू सब्सटेंस नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, देखो मैंने आपको रिएक्शन शो किया नीचे, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज योर न्यू सब्सटेंसेस। तो जो चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो, दैट इज योर केमिकल चेंज। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पे आपकी न्यू सब्सटेंसेस बन रही है, सो दैट इज योर केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. अ थर्मल फ्लास्क prevents loss or gain of heat by conduction only, B. convection only, C. radiation only and D. all of these. तो स्टूडेंट, थर्मल फ्लास्क क्या होता है? जिसमें आपकी काफी सारी लेयर होती हैं, जो आप घर में मिल्टन की बॉटल्स यूज करते हैं, दैट इज योर थर्मल फ्लास्क। अगर आप उसमें पानी रखते हैं तो पानी ठंडा रहता है, अगर आप उसमें कोई हॉट चीज डाल रहे हैं, टी वगैरह डाल रहे हैं, तो वो भी आपकी गर्म रहती है स्टूडेंट्स। तो थर्मल फ्लास्क में क्या होता है, कहते हैं हीट कैसे प्रिवेंट हो रही है। देखो, थर्मल फ्लास्क में आपकी दो दो लेयर्स होती है सिल्वरी, जिसकी वजह से कंडक्शन के थ्रू भी आपकी हीट बाहर नहीं जा सकती। एंड स्टूडेंट्स, ऊपर से भी फ्लास्क बंद होती है, नोब लगी होती है, तो कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट बाहर नहीं जा सकती। एंड स्टूडेंट्स, दो लेयर होने की वजह से रेडिएशन भी इसके अंदर पास नहीं हो सकती, तो रेडिएशन के थ्रू भी हीट आपकी लॉस और गेन नहीं हो सकती। तो अगर थर्मल फ्लास्क है तो उसमें हीट लॉस या गेन किसी भी प्रोसेस से नहीं हो सकती, अगर वो क्लोज्ड है। अगर वो ओपन होगा तो कन्वेक्शन से हीट पास हो जाएगी, लेकिन थर्मल फ्लास्क अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो ओपन है, देन इट इज अ क्लोज्ड। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Stainless steel cans provided with copper bottom because copper is easier to clean the stainless steel. B. Copper bottom makes the pan more durable. C. Such pans are colorful. D. Copper is better conductor of heat than stainless steel. जो कॉपर के वेसल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है, इसके नीचे कॉपर की लेयर लगा देते हैं स्टेनलेस स्टील के नीचे। ये लेयर क्यों लगाई जाती है? मैम, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड देन Yes, very good. Yes, ma'am. स्टूडेंट्स,
students, Option we D. have studied copper is a very good conductor of heat and it is also good conductor of heat than your stainless steel. अगर आप कॉपर की लेयर नीचे लगाते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी फ्लेम से हीट बहुत जल्दी आपके कंटेनर में जाएगी और आपका खाना जल्दी कुक हो जाएगा। तो इस वजह से स्टूडेंट कॉपर की लेयर स्टेनलेस स्टील पे लगाई जाती है। ये आपकी शाइनेस के लिए नहीं होती, आपके स्टेनलेस स्टील के डेकोरेशन के लिए नहीं होती, ना ये लंबा चलने के लिए लगाते हैं, क्योंकि आपका गुड कंडक्टर है हीट कॉपर का। और कॉपर आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है, क्योंकि आपका कॉपर मेटल है एंड मेटल्स इज योर गुड कंडक्टर। और आपका जो स्टेनलेस स्टील है वो आपका अलॉय है, ना वो मेटल है ना वो नॉन मेटल्स है। अलॉय है वो जिसमें 3-4 मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था स्टेनलेस स्टील कैसे कैसे बनाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ आयरन, कार्बन, निकल, मैंगनीज एंड क्रोमियम। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। अगर एक वुडन स्पून, जैसे मैंने पिक्चर में शो किया है, आइसक्रीम के लिए अंदर डिप है वुडन का स्पून, तो वो उसका दूसरा एंड जहां से आप उसको पकड़ते हो वो डज नॉट बिकम कोल्ड, कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। नंबर ए, वो ठंडा नहीं होगा। एंड ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। और वो ठंडा क्यों नहीं हो रहा? Yes ma'am. क्योंकि वुड आपका पुअर कंडक्टर होता है हीट Bad का। conductor. वुड इज अ बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो आपके हीट या कोल्ड को ट्रांसफर नहीं करता, तो आपका अदर एंड कोल्ड नहीं होगा, तो आपका वैसे ही रहेगा जैसे रहेगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओनली रेज योर हैंड्स। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड, बी स्पाइनच, सी सिट्रस फ्रूट एंड डी इज विनेगर। यस, ऑप्शन डी विनेगर इज द राइट आंसर। विनेगर में आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्पाइनच में आपका स्टूडेंट ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उसमें आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। मतलब सिट्रस फ्रूट मतलब जो आपके खट्टे फ्रूट्स हैं उसमें आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is an antacid? Raise your hand. A. Lactic acid, B. Formic acid, C. Milk of magnesia and D is acetic acid. Yes, first is milk of magnesia. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।